एक ऐसा देश जहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट तीन अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से आते हैं। एक ऐसा देश जहां सालों तक सिविल वॉर चली, और एक ऐसा देश जहां की आर्मी कमजोर है और वहां की पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा रॉकेट्स और हथियार है। ये कौन सा देश है? हाँ, ये वही देश है जिसके साथ अभी इसराइल एक जंग लड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की। अब लेबनान के साथ आपको कंफ्यूजन होगा कि हिजबुल्लाह क्या है, लेबनान क्या है, कि एक ही बात है। तो लेबनान एक देश का नाम है, उसमें एक ग्रुप है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। उस सब को जानेंगे, समझेंगे आखिर लेबनान इस स्थिति में आया क्यों, और क्यों लेबनान इसराइल के बीच में लगातार जंग छिड़ी रहती है। इस पूरी चीज को समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं लेबनान की लोकेशन। लेबनान यहाँ मिडिल ईस्ट में स्थित है, इसराइल के ठीक ऊपर। इसके एक तरफ सीरिया है, एक तरफ इसराइल है, और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है। छोटी सी कंट्री। इस कंट्री की खास बात यह है कि लेबनान में क्रिश्चियंस भी हैं, सुन्नीस भी हैं और शियाज भी हैं, और लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे पर बराबर प्रोपोर्शन में है। इसी चक्कर में यहां पर एक ऐसा सिस्टम लागू किया गया जिसके तहत एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्राइम मिनिस्टर, एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्रेसिडेंट और एक पर्टिकुलर ग्रुप का स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है, ताकि सारे रिलीजियस ग्रुप के बीच में बैलेंस बना रहे। इसके बावजूद लेबनान एक बहुत ही इनस्टेबल स्टेट में है, और इन सब की कहानी की वजह है इसका इतिहास। तो आइए जानते हैं इसको, और इसको समझने के लिए आपको समझना होगा इसकी लोकेशन को। देखिए, यहां स्थित है लेबनान, इसराइल के ठीक ऊपर। लेबनान 1943 के आसपास आजाद हुआ। उस समय फ्रांस यहां पर हुआ करता था, और फ्रांस ने यहां पे जो क्रिश्चियन ग्रुप्स थे उनको काफी सपोर्ट किया, और ऐसा लगने लग गया था कि वो ग्रुप काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली अपने आप को स्ट्रांगली यहां पर कंट्रोल करेगा चीजों को। लेकिन उसका मुकाबला एक सुन्नी ग्रुप्स के साथ भी था, जिनको सपोर्ट सऊदी अरेबिया कर रहा था। तीसरा ग्रुप शिया, वो बेचारे परेशान थे, उनको कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, क्योंकि फ्रांस वहां सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब और बाकी के जो अरबिक कंट्रीज है वो सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। शिया ग्रुप्स के पास कुछ ऐसा था नहीं। और हुआ ये कि उसके बाद शुरू हुई एक सिविल वॉर। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक वॉर शुरू हुई, और क्रिश्चियन ग्रुप जो था वो पावरफुल था, और उसको सपोर्ट करने के लिए आया सीरिया। सीरिया ने कहा नहीं, ये ग्रुप जो है ठीक है, पॉलिटिक्स में साथ देगा। लेकिन सीरिया ने इस देश के ऊपर 1970s में एक हमला करके कब्जा करने की कोशिश की। कब्जा इन सेंस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, और कुछ समय बाद वो भी अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स की पॉलिटिक्स में खेलता रहा। ये सब हो रहा था 1970s में। 40s 50s में आजाद हुआ, कुछ समय यहाँ स्टेबिलिटी रही, फिर इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई इतने सारे यहाँ पे जो ग्रुप्स थे उनके बीच में। कुछ समय बाद 1979 आता है, और जब होता है ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन। और ईरान के इस रेवोल्यूशन के बाद, 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, ईरान लगातार सपोर्ट करना स्टार्ट करता है अलग अलग जगह शिया ग्रुप्स को, और वहीं से लेबनान का जो शिया ग्रुप है उसको भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। मैंने कहा था तीन ग्रुप थे इनके, क्रिश्चियंस वाले, इनको सपोर्ट फ्रांस और यूरोप की शक्तियां कर रही थी। दूसरे सुन्नीस, जिनको सऊदी अरेबिया और अरबिक कंट्री सपोर्ट कर रही थी। तीसरे शियाज, जिनका कोई देखने वाला नहीं था। 1979 के बाद ईरान ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जब ये रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ईरान ने अपना दबदबा इराक और सीरिया पर धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। वहां अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे से ही वहां से इसने शिया ग्रुप्स जो थे उनको और स्ट्रांग बनाना स्टार्ट किया, उनको हथियार प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और इसी पीरियड के बीच में एक चीज और हो रही थी। याद रखिए, लेबनान के ठीक नीचे इसराइल है। इसराइल भी क्रिएट हुआ 1948 में, इसराइल बनके तैयार हुआ। और वहां से जो पैलेस्टीनियन लोग थे, फिर वहां से वो निकले, जो रिफ्यूजीज थे वो कहाँ जाएंगे? तो मेजोरिटी ऑफ रिफ्यूजीज इसराइल से निकल के लेबनान में अपने आप को स्टैब्लिश करने लग गए, और लेबनान से ही वो इसराइल के खिलाफ अपना जो लड़ाई है, जो अपना विरोध प्रदर्शन है, वो शुरू करने लग गए। तो जो स्ट्रॉन्ग पैलेस्टीनियन ग्रुप थे, जैसे PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो यहां अपने आप को स्टैब्लिश करने लग गई। ठीक है, PLO अपने आप को लेबनान में स्ट्रांगली स्टैब्लिश करने लग गई। जब ये अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश कर रही थी तो इसराइल को बड़ी दिक्कत थी। इसराइल को कहना था कि हमारे खिलाफ लेबनान में बैठे हुए ग्रुप्स हम पर हमला करते हैं, ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमें इनसे जंग लड़ने की जरूरत है। और उसके बाद इसराइल करता है लेबनान पे हमला। इससे पहले जब जब अटैक हुए ना इसराइल के ऊपर, चाहे 6 डे वॉर की बात कर लो, 1948 की बात कर लो,
लगातार जब जब हमले अरबिक कंट्रीज ने किए इजराइल के ऊपर, लेबनान भी उसका पार्ट था। लेकिन आमतौर पर लेबनान इजराइल से उतना बड़ा लेवल पे जंग लड़ने की बात नहीं करता था जैसे बाकी देश करते थे। लेकिन जब पीएलओ अपने आप को स्ट्रांग यहां कर रहा था और पैलेस्टीनियंस या सुन्नी क्रिश्चियंस इन सब की वॉर चल रही थी, उसी बीच में एक ग्रुप खड़ा होता है ईरान की सपोर्ट से, जो बहुत स्ट्रांग होता है और जो कहता है कि इजराइल ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे इलाकों पे कुछ हद तक कब्जा कर लिया, इससे लड़ना बहुत जरूरी है। और वो ग्रुप था हिजबुल्लाह, और वहां से शुरू होता है हिजबुल्लाह का इतिहास। आज हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट्स हैं, और लेबनान का निचला हिस्सा सदर्न लेबनान, पूरे सदर्न लेबनान में एक तरह से लेबनान का एक छत्र राज है। जितने शिया ग्रुप्स हैं वो उसको बहुत स्ट्रांगली देखते हैं। यहां तक कि दुनिया भर में जो शिया ग्रुप्स हैं वो हिजबुल्लाह को एज अ पावर फिगर की तरह देखते हैं। इसीलिए जब हाल ही में नसरुल्लाह की मौत हुई, उनको मार गिराया इजराइल ने, तो उसके बाद चाहे लखनऊ हो चाहे कश्मीर हो, वहां पर भी हिजबुल्लाह की सपोर्ट में आवाज उठी, क्योंकि हिजबुल्लाह को देखा जाने लग गया कि वो जो शिया ग्रुप्स हैं उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है, और जब इजराइल हमला करेगा तो वो उनको बचाएगा। और इतना ही नहीं, 2006 में जब जंग लड़ी गई इजराइल और लेबनान के बीच में, तो हिजबुल्लाह ने जम के डट के सामना किया इजराइल का, और इजराइल को बिल्कुल भी जीतने नहीं दिया। कहा ही जा सकता है कि अगर हम पावर की एसिमेट्री देखें, कितना शक्तिशाली इजराइल है, कितना कमजोर छोटा सा ग्रुप हिजबुल्लाह है, उस हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ जबरदस्त जंग लड़ी और इजराइल को कुछ फायदा नहीं हुआ उस लड़ाई का। उसके बाद आज का दिन है जब इजराइल ने दोबारा हिजबुल्लाह पे हमला करने के लिए लेबनान के अंदर कदम बढ़ा लिए हैं। लेकिन ये इतिहास हिजबुल्लाह का वहां से शुरू होता है जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो अगर हम देखें, मुख्य रूप से यहाँ 3 ग्रुप है, मैरोटाइन क्रिश्चियंस, मैरोनाइट क्रिश्चियंस या फिर सीरियन क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स। और शिया मुस्लिम का दबदबा पहले यहां बिल्कुल नहीं था, जो बढ़ा हिजबुल्लाह के बनने के बाद। और जो पूरी कहानी आप देखो तो पार्टी ऑफ गॉड जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह को, यहां से शुरू हुए 1980s में, और इजराइल ने इन्वेजन किया लेबनान का 1982 में। और इसी इन्वेजन के बाद 1985 में बनता है हिजबुल्लाह, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। उस पूरे पीरियड में हिजबुल्लाह ट्रेनिंग देता है, हथियार बनाता है। और ये सब जब हो रहा था ना, मैंने आपको बताया कि एक समय में सीरिया भी यहां घुस गया था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, कुछ समय बाद वो वापस भी चला गया और एक ताइफ एग्रीमेंट हुआ। ठीक, ताइफ एग्रीमेंट 1990s में। ताइफ एग्रीमेंट के मतलब बात ये हुई कि जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं वो हथियार डाल देंगे, और शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस तीनों को हिस्से मिलेंगे शक्ति में, पावर में। एक को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, एक को मिलेगा प्रेसिडेंट, और एक को मिलेगा स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। और बाकी सभी लोग हथियार जमा कर देंगे सिवाय एक ग्रुप के, जो हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह को आखिरकार ये स्पेशल प्रोविजन क्यों मिला कि हिजबुल्लाह चाहे तो आर्म्स रख सकता है? इसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह को पूरे ग्रुप से ऐसे देख रहे थे कि हिजबुल्लाह वो ग्रुप है जो कल को हथियार लेके लड़ सकता है। हिजबुल्लाह वो शक्ति है जो लड़ाई लड़ सकता है इजराइल के खिलाफ। और इसीलिए आज तक जब भी इजराइल के खिलाफ कोई जंग लड़ाई की कहानी होती है तो वो ये खड़ा हो जाता है। जो इतिहास है वो ऐसा रहा है कि पहले 1975-76 में लड़ाई हुई, फिर सीरिया ने इंटरवीन किया, फिर इजराइल ने इंटरवीन किया, और उसके बाद हिजबुल्लाह अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करता है लेबनान में। आज भी लेबनान की पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है कि वहां सालों पे कोई प्रेसिडेंट नहीं चुना गया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हमेशा एक क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सुन्नी, और स्पीकर ऑफ द हाउस शिया। लेकिन सालों से यहाँ प्रेसिडेंट नहीं चुने गए, और यहाँ इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा छाई हुई है। और अब इजराइल के साथ जब जंग शुरू हो चुकी है तो इनकी आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही। खासतौर पे जो लेबनान का साउथ वाला हिस्सा है, सदर्न लेबनान में, एक बार मैप से दोबारा दिखाता हूं आपको। इस मैप में अगर आप देखें तो ये जो लेबनान का हिस्सा है, सदर्न लेबनान का, इस हिस्से में असल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यहां पे यूएन फोर्सेस रहेंगी, और लेबनीज आर्म फोर्सेस जो वहां की आर्मी है कुछ हद तक वो रहेगी, पर उनकी आर्मी बहुत कमजोर है। उनसे जरा पावरफुल तो हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह के पास इतने स्ट्रॉन्ग रॉकेट्स हैं कि वो
इस लेवल तक पूरे के पूरे इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। और ये आए कहां से? तो ये आए ईरान की सपोर्ट से, सीरिया की सपोर्ट से। और अब आपको पता लगता होगा कि जब इजराइल रॉकेट दागता है तो क्यों क्यों सिर्फ गाजा के ऊपर जो हमास है, हमास यहां एक्टिव है, वो सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं, वो कुछ रॉकेट सीरिया पर भी इसलिए दागता है क्योंकि यहां से सपोर्ट मिलता है इन ग्रुप्स को। तो ये पूरी कहानी थी शॉर्ट में इस चीज की, हिजबुल्लाह की, लेबनान की, कैसे लेबनान जो एक मल्टीकल्चरल कंट्री थी वो खड़ी हुई, कॉन्फ्लिक्ट से लड़ी, आसपास के पॉलिटिक्स में फंस गई और वहां अलग अलग ग्रुप्स खड़े हुए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में।